हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना यानी उद्देशिका के बारे में पहले आपको बताऊंगी, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने जितने भी पॉलिटिकल साइंस के सब यूनिट्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन थिंकर्स को मैंने कवर करा रखा है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट करें तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को चेक करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट भी हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, तो आपको दो सब्जेक्ट इस चैनल पे अच्छे से कवर हो जाएगा, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो फ्रेंड्स, कोई आज हम आपका क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं उद्देशिका के बारे में बताऊंगी कि ये कब स्टार्ट हुआ, क्या है ये उद्देशिका, क्या क्या है, क्योंकि इससे हर एग्जाम, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा होगा उस एग्जाम का, तो एक से दो क्वेश्चन उद्देशिका से आते ही आते हैं। उद्देशिका बोलो या प्रस्तावना बोलो, आते ही आते हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं आपको उद्देशिका के बारे में बता दूं, फिर उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं मैं आपको सारा कवर करा दूंगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13, ये जितने भी इसमें मैं बोलूंगी, जो जो क्वेश्चन बनेगा मैं आपको सारा बताते जाऊंगी। कब उन्होंने प्रस्तावना बोला था, तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यही बाद में हमारा प्रस्तावना हो गया। बोलो उद्देशिका बोलो। 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव को ही उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। अब देखो, दो क्वेश्चन इसमें बनता है कि इसे सबसे पहले किसने बोला, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब बोला, 13 दिसंबर 1946 को। और कब इसे स्वीकार किया गया प्रस्तावना के रूप में, तो 22 जनवरी 1947 को। फिर 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 3 वर्ड इसमें जोड़े गए थे। कब, जो 42वें, और ये क्वेश्चन बनता कि 42वें संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, तो 1946 में। और क्या क्या शब्द जोड़ा गया था उद्देशिका या प्रस्तावना बोलो में, क्या जोड़ा गया था? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष बोलो, धर्म निरपेक्ष बोलो, अखंडता। ठीक है, फिर से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तीन शब्द कब जोड़े गए? 1946 के संवैधानिक संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य के रूप में घोषित किया। अब इसको भी ना सीरियल वाइज पूछता है कि किसके बाद कौन कौन सा। आप अभी क्वेश्चन देखोगे किस तरीके से इससे क्वेश्चन बनते हैं। आगे है, संविधान की उद्देशिका को अपने नागरिक में, हाँ ये भी पूछता कितने प्रकार के न्याय दिए गए, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई, कितने प्रकार की समानता दी गई है, तो कितने प्रकार की न्याय दी गई है, तो 3 प्रकार की न्याय दी गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित की गई है। उद्देशिका के विधिक निर्वाचन में सहायक है। आगे है, ठीक है, सहायक है उद्देशिका, 3 प्रकार के हो गए। फिर है उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। सर, अब बहुत थिंकर ने उद्देशिका के बारे में बोला है, तो सर अल्लादी कृष्णाचारी अय्यर ने उद्देशिका को हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। क्या बोले हैं? अब यही लाइन पूछ देगा कि उद्देशिका के बारे में ये किसने बोला है, तो क्या बोले हैं? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर बोले हैं उद्देशिका यानी प्रस्तावना हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। के एम मुंशी ने क्या बोला है, तो के एम मुंशी ने बोला है, के एम मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य की जन्म कुंडली है। क्या बोला है के एम मुंशी ने? अगर आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अगला है अब देखो, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारण प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, क्या मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारण प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। फिर है
प्रस्तावना या उद्देशिका को का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में स्वीकार किया गया। इससे पूर्व बेरूबारी, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आया हुआ है कि इससे पूर्व जो बेरूबारी केस कब हुआ है, 1960 में। इसका समय भी याद रखो, क्योंकि बहुत ये सब बात को ना क्रम में भी बोल देता कि कौन से क्रम में कौन कौन, मतलब क्रम में लगाइए, मतलब कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो बेरूबारी केस कब हुआ था, 1960 में। इसने उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना। अब दे देगा कि इसमें से किस वाद ने उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना। तो बेरूबारी बात जो है 1960 में हुआ, तो उसने उद्देशिका को प्रस्तावना का भाग, मतलब उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना। आगे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा गया। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, मतलब इसको नहीं पूरा होने पे आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा, अवसर की समानता, दो तरह की समानता दी गई, प्रतिष्ठा और अवसर। और 5 प्रकार की, देखो ये स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5। देखो, विचार की स्वतंत्रता है आपकी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है और उपासना की स्वतंत्रता। तो कितने अगर पूछेगा क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5, तो 5 तरह की आपकी स्वतंत्रता हो गई, 3 तरह के आपके न्याय हो गए, 2 तरह की आपकी समानता हो गई। ठीक है, 2 प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रस्तावना में संविधान की आत्मा कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान का आत्मा, जैसे मतलब बी आर अम्बेडकर ने जो आर्टिकल 32 है उसको संविधान की आत्मा माना है। बट ऐसे आपसे पूछे, सिर्फ क्वेश्चन ये पूछ ले कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या कौन है, तो उसमें आप प्रस्तावना लगाओगे। अगर ऐसे पूछ दे कि बी आर अम्बेडकर किसे संविधान की आत्मा मानते थे, तो वो आर्टिकल 32 हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, इससे राजनीतिक जन ठीक है, हाँ आगे, हाँ संविधान उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा का, ठीक है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। प्रस्तावना को के एम मुंशी ने क्या बोला है, राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशील है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, मतलब महल है उस पे जो खड़ा हुआ है। बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है, पवित्र दस्तावेज कहा है। आगे आगे मैं प्रस्तावना आपको एक बार पढ़ के सुनाती हूँ। आपको प्रस्तावना पूरी, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको प्रस्तावना एकदम याद होनी चाहिए। ठीक है, हम अगर आपको याद नहीं है तो 2-3 बार ये पढ़ लेना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा को स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं। अब ये अंगीकृत कब किया गया था, तो अंगीकृत किया गया था आपको 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर, यहाँ 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है इसका, ये है ना, यहाँ से चलते, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। देखो ये इससे पहले ही क्वेश्चन मान लेना, ठीक है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहते हैं गणतंत्र, क्योंकि इस यह राज्य भारत, ये देखो ये होगा ना वो राज्य का, यहाँ राज्य के प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत है क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है,
अब धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है, अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, मतलब किसी एक धर्म को न मानते हुए सभी सर्वधर्म समभाव, मतलब सभी धर्म को समान मानते हुए सभी धर्म को महत्व देते हैं। इसलिए भारत का कोई धर्म नहीं, यानी भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को ये समान महत्व देते हैं। अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य, तो भारत राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करती है, ठीक है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करती। अगला है गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो गणतंत्र का अर्थ होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना होकर निर्वाचित होते, जैसे हमारे राष्ट्रपति है वंशानुगत नहीं, वो निर्वाचित होते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं अगर राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होते हैं तो उसे हम गणतंत्र, गण मतलब लोग और तंत्र मतलब लोगों का तंत्र, ठीक है। अगला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन है जिनका समावेश 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना या उद्देशिका में किया गया था? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, 3 शब्द को जोड़ा गया था, तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ अखंडता तो 2 ही शब्द पूछा गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक या बोलो प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो देखो ये ऑप्शन पढ़ के आप अब आराम से लगा सकते हो। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास नहीं, भारत में संसदीय शासन नहीं, भारत में वंशानुगत शासन नहीं। हाँ, तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसीलिए इसे गणतंत्रात्मक शासन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ठीक है, उद्देशिका में नहीं है। देखो समाजवाद भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, पंथ निरपेक्ष बोलो या धर्मनिरपेक्ष बोलो एक ही वर्ड है, प्रभुत्व संपन्न भी, लोक कल्याणकारी वर्ड का यूज हमारे प्रस्तावना में नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन मैं बताती हूँ आपको। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमजोर लोगों के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जो चलाई जाती है गरीबों के लिए, तो कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए योजना, तो इसलिए हमारा देश क्या कल्याणकारी राज्य क्यों है? क्योंकि कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रबंध किया जाता है। आगे है 14 क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता, क्यों माना जाता है? राज्य तो क्यों माना जाता है? अब इतने क्वेश्चन आप करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए इन्हें गणतंत्र कहा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना सिलसिले में निम्नलिखित को क्रम में, बोली ना कि प्रस्तावना को एकदम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे। तो देखो देखो सार्वभौम या प्रभुत्व, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जनवादी बोलो या लोकतंत्र बोलो, गणतंत्र बोलो, तो ऑप्शन नंबर डी, सत्ता संपन्न या प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 का है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त एक शब्द सेकुलर, सभी नागरिकों को धर्म का उपासना की स्वतंत्रता दे, एक ईश्वर, ये सभी ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी नागरिकों को धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, मतलब किसी कोई धर्म नहीं है, जो धर्म जो अपनाना चाहे उसकी उपासना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 17, तो 17 में क्या है? और यह धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में इस विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, बिल्कुल सही बात है। यह 44वें संवैधानिक संशोधन जोड़ा गया, नहीं। 42वें संवैधानिक संशोधन, ये सही है। यह मूल प्रस्तावना में था, बिल्कुल भी नहीं है, ये 76 में 42वें संवैधानिक संशोधन में जोड़ा गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग का क्या अर्थ होता है? तो हम भारत के लोग का अर्थ होता है संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा
किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो देखिए यहाँ छूट गया, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से हमारी समवर्ती सूची ली गई है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका 56 तक क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगी। अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।